डलास टेक्सास में लीना से रीवा की दोस्ती बड़ी अजीबोगरीब ढंग से हुई थी। मार्च महीने के शुरुआती दिन थे। ठंड की वापसी हो रही थी। प्रकृति ने इंद्रधनुषी फूलों की चुनरी ओढ़ ली थी। घर से थोड़ी दूर पर झील के किनारे बने लोहे की बेंच पर बैठकर धूप तापने के साथ चारों ओर प्रकृति की फैली हुई अनुपम सुंदरता को रीवा अपलक निहारा करती थी। उस दिन धूप खिली हुई थी और उसका आनंद लेने को झील के किनारे के लिए दोपहर में ही निकल गई। सड़क किनारे ही एक दक्षिण अफ्रीकी जोड़े को खुलेआम कसे आलिंगन में बंधे प्रेमालाप करते देखकर वह शर्माती सकुचाती चौराहे की ओर तेजी से आगे बढ़कर सड़क पार करने लगी थी कि न जाने कहां से आकर दो बाहों ने उसे पीछे की ओर खींच लिया था। तेजी से एक गाड़ी उसके पास से निकल गई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि सड़क पार करने की जल्दबाजी में नियमानुसार वह चारों दिशाओं की ओर देखना ही भूल गई थी। डर से आंखें ही मूंद गई थीं। आंखें खोली तो उसने स्वयं को परिसी सुंदर गोरी चिट्टी कोमल सी महिला की बाहों में पाया, जो बड़े प्यार से उसके कंधों को थपथपा रही थी। अगर समय पर उस महिला ने उसे पीछे नहीं खींचा होता तो रक्त में डूबा उसका शरीर सड़क पर क्षतविक्षत होकर पड़ा होता। सोचकर ही वह कांप उठी और भावावेश में आकर अपनी ही हमउम्र उस महिला से चिपक गई। अपनी दुबली तली बाहों में ही रीवा को लिए सड़क के किनारे बने बेंच पर ले जाकर उसे बैठाते हुए उसकी कलाइयों को सहलाती रही। ओके रीवा से उसने बड़ी बेसब्री से पूछा तो उसने अपने आंचल में अपना चेहरा छिपा लिया और रो पड़ी। मन का सारा डर आंसुओं में बह गया तो रीवा इंग्लिश में न जाने कितनी देर तक धन्यवाद देती रही, लेकिन प्रत्युत्तर में वह मुस्कुराती ही रही। अपनी ओर इशारा करते हुए उसने अपना परिचय दिया। लीना, मैक्सिको। फिर अपने सिर को हिलाते हुए राज को बताया, इंग्लिश नो। अपनी दो उंगलियों को उठाकर उसने रीवा को कुछ बताने की कोशिश की, जिसका मतलब रीवा ने यही निकाला कि शायद वह 2 साल पहले ही मैक्सिको से टेक्सास आई थी। जो भी हो, इतने छोटे पल में ही रीवा लीना की हो गई थी। लीना भी शायद बहुत खुश थी। अपनी भाषा में इशारों के साथ लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी। कभी उसे अपनी दुबली तली बाहों में बांधती तो कभी उसके उड़ते बालों को ठीक करती। उस शब्दहीन लाड़-दुलार में रीवा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। भाषा के अलग होने के बावजूद उनके हृदय प्यार की अनजानी सी डोर से बंध रहे थे। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद रीवा के पैरों में चलने की शक्ति ही कहाँ थी, वह तो लीना के पैरों से ही चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद लीना ने एक घर की ओर उंगली से इंगित करते हुए कहा, हाउस, और रीवा का हाथ पकड़कर उस घर की ओर बढ़ गई। फिर तो रीवा न कोई प्रतिरोध कर सकी और न कोई प्रतिवाद। उसके साथ चल पड़ी। अपने घर ले जाकर लीना ने स्नैक्स के साथ कॉफी पिलाई और बड़ी देर तक खुश होकर अपनी भाषा में कुछ कुछ बताती रही। मंत्रमुग्ध हुई रीवा भी उसकी बातों को ऐसे सुन रही थी मानो वह कुछ समझ रही हो। बड़े प्यार से अपनी बेटियों, दामादों एवं 3 नातिनों की तस्वीरें अश्रुपूरित नेत्रों से उसे दिखाती भी जा रही थी और धारा प्रवाह बोलती भी जा रही थी। बीच बीच में एकाध शब्द इंग्लिश के होते थे जो अनजान भाषा की अंधेरी गलियारों में बिजली की तरह चमककर राज को धैर्य बंधा जाते थे। बच्चों को याद कर लीना के तनमन से अपार खुशियों के सागर छलक रहे थे। कैसा अजीब इत्तेफाक था कि एक दूसरे की भाषा से अनजान कहीं 2 सुदूर देश की महिलाओं की एक सी कहानी थी, एक समान दर्द थे तो ममता ए दास्तान भी एक सी थी। बस अंतर इतना था कि वे अपनी बेटियों के देश में रहती थी और जब चाहा मिल लेती थी, या बेटियां भी अपने परिवार के साथ हमेशा आती जाती रहती थीं। रीवा ने भी अमेरिका में रह रही अपनी 3 बेटियों, दामादों एवं अपनी 2 नातिनों के बारे में इशारों से ही बताया तो वह खुशी के प्रवाह में बहकर उसके गले ही लग गई। लीना ने अपने पति से रीवा को मिलवाया। रीवा को ऐसा लगा कि लीना अपने पति से अब तक की सारी बातें कह चुकी थी।
सुख दुख की सरिता में डूबते उतरते कितना वक्त पलक झपकते ही बीत गया। इशारों में ही रीवा ने घर जाने की इच्छा जताई तो वह उसे साथ लिए निकल गई। झील का चक्कर लगाते हुए लीना रीवा को उसके घर तक छोड़ आई। बेटी से इस घटना की चर्चा नहीं करने के लिए रास्ते में ही रीवा लीना को समझा चुकी थी। रीवा की बेटी स्मिता भी लीना से मिलकर बहुत खुश हुई। जहां पर हर उम्र को नाम से ही संबोधित किया जाता है, वहीं पर लीना पल भर में स्मिता की आंटी बन गई। लीना भी इस नए रिश्ते से अभिभूत हो उठी। समय के साथ रीवा और लीना की दोस्ती से झील ही नहीं, डलास का चप्पा चप्पा भर उठा। एक दूसरे का हाथ थामे इंग्लिश के एक आध शब्दों के सहारे वे दोनों दुनिया जहान की बातें घंटों किया करते थे। घर में जो भी व्यंजन रीवा बनाती, लीना के लिए ले जाना नहीं भूलती। लीना भी उसके लिए ड्राई फ्रूट लाना कभी नहीं भूली। दोनों हाथ में हाथ डाले झील की मछलियों एवं कछुओं को निहारा करती थीं। लीना उन्हें हमेशा ब्रेड के टुकड़े खिलाया करती थी। सफेद हंस और कबूतरों की तरह पंछियों के समूह का आनंद भी वे दोनों खूब उठाती थीं। उसी झील के किनारे न जाने कितने भारतीय समुदाय के लोग आते थे, जिनके पास हाय हेलो कहने के सिवा कुछ नहीं रहता था। किसी किसी घर के बाहर केले और अमरूद से भरे पेड़ बड़े मनमोहक होते थे। हाथ बढ़ाकर रीवा उन्हें छूने की कोशिश करती तो हंसकर नोनो कहती हुई लीना उसकी बाहों को थाम लेती थी। लीना के साथ जाकर रीवा ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह कर लिया करती थी। फूड मार्ट में जाकर अपनी पसंद के फल और सब्जियां ले आती थी। लाइब्रेरी से भी किताबें लाने और लौटाने के लिए रीवा को अब सप्ताहांत की राह नहीं देखनी पड़ती थी। जब चाहा लीना के साथ निकल गई। हर रविवार को लीना रीवा को डलास के किसी न किसी दर्शनीय स्थल पर अवश्य ही ले जाती थी, जहां पर वे दोनों खूब ही मस्ती किया करती थीं। हाईलैंड पार्क में कभी वे दोनों मूर्तियों से सजे बड़े बड़े महलों को निहारा करती थीं, तो कभी दिन में ही बिजली की लड़ियों से सजे अरबतियों के घरों को देखकर बच्चों की तरह किलकारियां भरती थीं। जीवंत मूर्तियों से लिपटकर न जाने उन्होंने एक दूसरे की कितनी तस्वीरें ली होंगी। पीले कमल से भरी हुई झील भी 10 साल की महिलाओं की बाल सुलभ लीलाओं को देखकर बेहस रही होती थी। झील के किनारे बड़े से पार्क में जीवंत मूर्तियों पर रीवा मोहित हो उठी थी। लकड़ी का पुल पार करके उस पार जाना, भूरे काले पत्थरों से बने छोटे बड़े भालुओं के साथ वे इस तरह खेलती थीं मानो दोनों का बचपन ही लौट आया हो। स्विमिंग पूल एवं रंग बिरंगे फूलों से सजे कितने घरों के अंदर लीना रीवा को ले गई थी, जहां की सुघड़ सजावट देखकर रीवा मुग्ध हो गई थी। रीवा तो घर के लिए भी खाना पैक करके ले जाती थी। इंडियन, अमेरिकन, मैक्सिकन, अफ्रीका आदि समुदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के खाने का लुत्फ उठाते थे। लीना के साथ रीवा ने ट्रेन में सैर करके खूब आनंद उठाया था। भारी ट्रैफिक होने के बावजूद लीना रीवा को उस स्थान पर ले गई जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी की हत्या हुई थी। उस लाइब्रेरी में भी ले गई जहां पर उनकी हत्या के षड्यंत्र रचे गए थे। ऐसे तो इन सारे स्थलों पर अनेक बार रीवा आ चुकी थी, पर लीना के साथ आना उत्साह व उमंग से भर देता था। इंडियन स्टोर के पास ही लीना का मैक्सिकन रेस्तरां था, जहां खाने वालों की कतार शाम से पहले ही लग जाती थी। जब भी रीवा उधर आती, लीना चिपोटल पैक करके देना नहीं भूलती थी। मैक्सिकन रेस्तरां में रीवा ने जितना चिपोटल नहीं खाया होगा, उतने चाट, पकौड़े, समोसे, जलेबी लीना ने इंडियन रेस्तरां में खाए थे। ऐसा कोई स्टारबक्स नहीं होगा जहां उन दोनों ने कॉफी का आनंद नहीं उठाया। डलास का शायद ही ऐसा कोई दर्शनीय स्थल होगा जहां के नज़ारों का आनंद उन दोनों ने नहीं लिया था। मॉल्स में वे जी भर कर चहलकदमी किया करती थीं। नए साल के आगमन के उपलक्ष्य में मॉल के अंदर ही टेक्सास का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री सजाया गया था, जिसके चारों ओर बिछे हुए स्नो पर सभी स्कीइंग कर रहे थे। रीवा और लीना बच्चों की तरह किलसकर यह सब देख रही थीं।
कैसी अनोखी दास्तान थी कि कुछ शब्दों के सहारे लीना और रीवा ने दोस्ती का एक लंबा समय जी लिया। जहां भी शब्दों पर अटकती थीं, इशारों से काम चला लेती थीं। समय का पखेरु पंख लगाकर उड़ गया। हफ्ता भर बाद ही रीवा को इंडिया लौटना था। लीना के दुख का ठिकाना नहीं था। उसकी नाजुक कलाइयों को थामकर रीवा ने जी भर कर आंसू बहाए। उसमें अपनी बेटियों से बिछुड़ने की असहनीय वेदना भी थी। लौटने के एक दिन पहले रीवा और लीना उसी झील के किनारे हाथों में हाथ दिए घंटा भर बैठी रहीं। दोनों के बीच पसरा हुआ मौन तब कितना मुखर हो उठा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी अनंत प्रतिध्वनियां उन दोनों से टकराकर चारों ओर बिखर रही हों। दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। शब्द थे ही नहीं कि जिन्हें उच्चारित करके दोस्ती के जलधार को बांध सकें। प्रेम प्रीत की शब्दहीन सरिता बहती रही। समय के इतने लंबे प्रवाह में उन्हें कभी भी एक दूसरे की भाषा नहीं जानने के कारण कोई असुविधा हुई हो, ऐसा कभी नहीं लगा। एक दूसरे की आंखों में झांक कर ही वे सब कुछ जान लिया करती थीं। दोस्ती की अजीब पर अतिसुंदर दास्तान थी। कभी रूठने मनाने के अवसर ही नहीं आए। हंसी से खिले रहे। एक दूसरे से विदा लेने का वक्त आ गया था। लीना ने अपने पर्स से सफेद धवल शॉल निकालकर रीवा को उठाते हुए गले में डाला, तो रीवा ने भी अपनी कलाइयों से रंग बिरंगी चूड़ियों को निकाल लीना की गोरी कलाइयों में पहना दिया, जिसे पहनकर वह निहाल हो उठी थी। मूक मित्रता के बीच उपहारों के आदान प्रदान देखकर निश्चय ही डलास की वह मूक मगर चंचल झील रो पड़ी होगी। भीगी पलकों एवं हृदय में एक दूसरे के लिए बेशुमार शुभकामनाओं को लिए हुए दोनों ने एक दूसरे से विदाई तो ली, पर अलविदा नहीं कहा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।